ओके, नमस्ते मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास का हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें मैं पॉलिटी की सीरीज़ आज लॉन्च कर रहा हूँ। तो इट्स अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी पॉलिटी की पाठशाला विद रजत बोरा। और ये बेसिकली फ्रॉम ऑल एग्ज़ाम के लिए, यानी बेसिकली ये किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा, यानी इसको हम बेसिक से लेके हर एक आस्पेक्ट को क्लियर करेंगे। जैसे करंट अफेयर को हमने किया था, वैसे ही उसी तरीके से एक अच्छी सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं पॉलिटी को लेके, जिसमें हर एग्ज़ाम में पॉलिटी में, जहाँ जिस एग्ज़ाम में पॉलिटी आती है उस हर एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकें। देखिए दोस्तों, मेरा ये एक बेसिक पॉइंट यही है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ का लेक्चर्स प्रोवाइड करूं तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड ना हो, यानी बेसिकली एक उसका स्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड ना हो। मेरा जो स्टूडेंट है वो हर एग्ज़ाम में अगर वो टॉपिक आया है तो वो हर एक एग्ज़ाम जिसका उसने फॉर्म फिलअप किया है और उसमें अगर वो सिलेबस में वो आ रहा है तो वो हर एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, हर एग्ज़ाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सके। तो बेसिकली जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे सब्जेक्ट के बारे में करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है। तो आज से जो है हम पॉलिटी की पाठशाला शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली कुछ एक टॉपिक के साथ मैं आपको पॉलिटी का एक ओवरव्यू समझाऊंगा। और जो कुछ क्लासेस यहाँ यूट्यूब पे रहेगी, कुछ मेरी स्पेशल क्लास जो है प्लेटफॉर्म पे रहेगी, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि एक पॉइंटर ले लेते हैं पहले। चलिए, पॉइंटर ले लिया हमने इन कलर। चलिए ठीक है। ओके, तो जैसे मेरे सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैं अपने जो अन अकेडमी चैनल है हमारा, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम, उसके साथ मैं एसोसिएट हुआ हूँ। तो राजस्थान एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हैं राजस्थान, यानी आरपीएससी से रिलेटेड, उनके लिए मेरे कोर्सेज रहेंगे। जैसे आरएस है या यूपीएससी है, इन सब के लिए। तो बेसिकली आप हर एक एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मेरे बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो ओके, तो 7 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों में मैंने देश में अलग अलग जगह पे पढ़ा है। तो वही एक्सपीरियंस अब आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम आरपीएससी विद रजत बोरा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि सर हाउ टू रजिस्टर। जो बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं इस क्लास के थ्रू, तो कैसे रजिस्टर करना है। तो सर बेसिकली सिंपल सा आपको एक ये ऐप है, स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे और अपने एप्पल स्टोर पे मिल जाएगा। सिंपल सा इसको इंस्टॉल करना है और जिससे आप और हम कभी भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरे लाइव लेक्चर आप देख सकते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और कभी भी अपना फुल एक्सेस इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मिलेगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लास जो है पॉलिटी की रहेगी। तो पॉलिटी में बेसिकली मेरी लाइव क्लासेस हैं, वो आपको मिलेगी। दूसरा लाइव टेस्ट, ऑब्वियसली जैसे आज मेरा जो टॉपिक है उसके बाद में जैसे करंट अफेयर है, तो उसके पार्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो उसका भी मैं जैसे एक टेस्ट सीरीज़ या बेसिकली एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो प्रीवियस लेक्चर जो हुआ है हमारा, उसमें कितने क्वेश्चन हम क्लियर कर सकते हैं। सेम पॉलिटी में भी मैंने क्या सोचा है कि बेसिकली जो टॉपिक, जैसे आज हम गवर्नर एक टॉपिक करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, बेसिकली जो आपके आरएस या यूपीएससी में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस आपके जो दूसरे एग्जाम्स है, जैसे क्लैरिकल टाइप ऑफ एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम है या क्लास 1 ऑफिसर का है या जूनियर अकाउंटेंट का है, जहाँ पे जीएस के अंदर पॉलिटी का पार्ट आता है, उनके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। यानी इसमें बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। पहले वन लाइनर क्वेश्चन, यानी डायरेक्ट जो स्टैटिक डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरा जो है एमसीक्यू, जो बेसिकली थोड़ा एनालिटिकल व्यू के। यानी जो मेरा स्टूडेंट है, इन लेक्चर्स को आप अटेंड करने के बाद हर तरह के क्वेश्चन को पॉलिटी के आप अटेंड कर सकते हैं और बेसिकली आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगी। तो बेसिकली ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, ताकि बेसिकली आपको समझ में आए कि लेक्चर में आपने कितना गेन किया और आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो किस लेवल तक अभी तक पहुँचा है, ताकि आपके कोई डाउट्स हैं वो आप मुझसे लाइव क्लास के अंदर पूछ सके। तो ये जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें डाउट्स हैं वो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और जितने ज़्यादा हो सके बच्चों को मैं उसको क्लियर भी करूँगा। तीसरा इसका स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा। बेसिकली जो अपना पॉलिटी के पार्ट्स हैं वो सारे इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे। कुछ यूट्यूब चैनल्स पे होंगे, कुछ मेरे स्पेशल क्लास में होंगे, दोनों में आप इसको कर सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस ऑब्वियसली कि अपने मोबाइल के थ्रू आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट आपका नहीं होगा।
अब आता है सब्सक्रिप्शन। बेसिकली ये पॉइंट भी है जिसमें आपको मैंने बताया था कि बेसिकली अपने अनअकैडमी ने 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक के आपको अलग अलग पैकेज प्रोवाइड किए हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए अनअकैडमी इकोनॉमिक वाइज अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा उसने लोएस्ट कॉस्ट रखी है, ताकि बच्चों को पैसों के ऊपर कभी उसको पढ़ाई से वो वंचित ना रहे। तो बेसिकली जैसे 1 मंथ का भी है और 24 मंथ का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे RBYT, तो इसमें 10% डिस्काउंट आपको इस कॉस्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1400 है, तो यहाँ पे वो 10% माइनस करके 1260 हो जाएगा। और बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैं मेरे हर एक विद्यार्थी को एक चीज़ भी बोल रहा हूँ कि दे गो फॉर द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज 1 ईयर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आप एक कंटिन्यूटी में रहेंगे और ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और इससे आप अपने जो वीडियोज़ हैं वो बिना किसी रुकावट के आप देख पाएंगे। क्वेश्चंस हैं, PDF है, टेस्ट सीरीज़ है, वो सब आपको उसमें मिलती रहेगी। चलिए, तो ये कोड ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा RBYT, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा, सबसे पहला ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटी पेपर इन राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो पॉलिटी का जो पेपर है, इट्स वेरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन PCS एग्ज़ाम और एज वेल एज अदर एग्ज़ाम ऑल्सो। यानी जहाँ पे GS लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज़, किसी के नोटिफिकेशन में, तो पॉलिटी इज़ ऑलवेज देयर। तो ऑब्वियसली वो पॉलिटी जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम सबको जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो पॉलिटी ही करता है, क्योंकि हम सब पॉलिटी से ही घिरे रहे हैं। यानी हमारे ऊपर जो लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप हमारे ऊपर देखते हैं, या ये पर्टिकुलर जो भी पॉलिसीज़ हमारे लिए बनाई जाती है, ऑल पार्ट ऑफ अ पॉलिटी। तो बेसिकली, और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसकी अलग भी बात है, लेकिन अगर आपको एक जनरल सराउंडिंग्स को समझना है कि भाई आपकी इर्द गिर्द जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो किस तरह से वर्क करती है, हाउ दे इम्प्लीमेंट द लॉ, हाउ दे प्रोवाइड एक्ट बिल, ये क्या है जो हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए पॉलिटी के पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटी जो है, जैसे अगर हम UPSC की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट ये एवरेज है पॉलिटी से आते ही हैं, और सेम RS के लिए भी है। तो RS में भी काफ़ी बड़ा पार्ट जो है पॉलिटी का रहता है। हाँ, अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर RS का एग्जाम हम देते हैं तो इसकी जो पॉलिटी है वो स्टेट, यानी राजस्थान जो है हमारा राज्य, उससे रिलेटेड पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और UPSC अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बेसिकली जो है सेंट्रल लेवल की जो पॉलिटिक्स है यानी पॉलिटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बट इन दोनों पार्ट में पॉलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीज़न क्या है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको आप करंट से बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। यानी बेसिकली कि हमारे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है पॉलिटी, ये हमारे करंट अफेयर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रोज़ जो है कुछ ना कुछ पॉलिटी की चीज़ें हम अपने न्यूज़पेपर में देखते ही हैं। जैसे आप कई बार देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो भी एक पॉलिटी का पार्ट हुआ। कोई नया बिल गवर्नमेंट पेश कर रही है, ये भी आपके पॉलिटी का पार्ट हुआ। कोई नया लॉ बनाया जा रहा है, जैसे राज्य सरकार कोई नया लॉ क्रिएट कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ें चेंज कर रही है, तो ये सारा किसके अंदर आता है, पॉलिटी का एक पार्ट होता है। जैसे हमारी संसद है, हमारे विधानसभाएं हैं, CM है, PM है, यानी जो भी इर्द गिर्द हमारे, जो हमें डायरेक्टली, यानी बेसिकली जो पॉलिटी जो है वो आपको क्या करती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है आपके जीवन में। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, जो बेसिकली एक पैकेज लॉन्च किया, तो ऑब्वियसली वो एक किससे रिलेट करता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। तो ऑब्वियसली जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हम पे क्या करेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। यानी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी वो तुरंत इंप्लीमेंट होगी। जैसे अभी सेक्शन 144 इम्पोज किया पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, तो डेफिनेटली आप नहीं निकले ना बाहर। वो क्यों? क्योंकि ये एक लॉ है जो हमारे पर इम्पोज किया गया। तो पॉलिटीज ऑल अराउंड अस, तो पॉलिटी जो है वो हम सबके इर्द गिर्द बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसीलिए जो एग्जामिनर है पॉलिटी के पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को वो पुट भी करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, पॉलिटी के पेपर को क्लियर करने के लिए पॉलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी। देखिए, अगर हम पॉलिटी के सिलेबस को देखें, जैसे एक जो स्टैंडर्ड बुक है जो ऑलमोस्ट हर एक विद्यार्थी के पास रहती है, M लक्ष्मीकांत, तो उसमें कई सारे पार्ट्स जो हैं उसमें इसको डिवाइड किया गया है। बहुत ही खूबसूरत बुक है। और एक DD बासु भी है, वो भी एक अच्छी बुक है। लेकिन बेसिकली अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग और जो लैंग्वेज वाइज देखें तो M लक्ष्मीकांत इज़ ए बेटर बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसका जो एलैबोरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपना प्री और मेंस दोनों अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है कि अपने जो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, अभी जैसे नई एक बुक आई है उसमें भी एक नए पार्ट कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है क्या सर ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है क्या।
तो ऑब्वियसली इसमें कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आपको बाद में अगर आप पढ़ें तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, अगर पहले पढ़ेंगे तो इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको ये देखना है कि एक साल के अंदर विद इन अ 1 ईयर विच पॉलिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से व्यक्ति जो हैं पॉलिटी से रिलेट करने वाले जो न्यूज़ में रहें, तो एग्जामिनर उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा और वहाँ से हमें क्या करना है, पर्टिकुलर उस पॉलिटी की बुक से उसके कंप्लीट जो है उसको व्यू को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे आज का जो टॉपिक है वो मैंने गवर्नर लिया है। अब गवर्नर क्यों लिया है, जैसे अगर स्टार्ट करें तो सर पहले तो पॉलिटी की जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है, फिर उसके दूसरे चैप्टर्स हैं, लेकिन अभी मैंने ये गवर्नर क्यों चूज़ किया, इसका थोड़ा रीज़न ये है क्योंकि रिसेंट में गवर्नर न्यूज़ में था। जैसे अभी एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि बेसिकली वेस्ट बंगाल में एक इशू हुआ था गवर्नर का, प्लस ऐसे अभी भी अपने महाराष्ट्र के अंदर भी एक इशू हुआ था। तो बेसिकली गवर्नर जो है न्यूज़ में है, तो जाहिर सी बात है, देखो हमें सिलेबस तो सारा कंप्लीट करना ही है, लेकिन अगर हम इस पॉलिटी को करंट अफेयर के थ्रू चैप्टर वाइज क्लियर करें तो हमारा करंट अफेयर भी प्रिपेयर होता रहेगा, प्लस साथ साथ में हम पॉलिटी के सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। तो बेसिकली अपने जो लेक्चर हैं उसमें हम रोज़ एक टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आप पर्टिकुलर एक करंट अफेयर के साथ साथ पॉलिटी के पर्टिकुलर चैप्टर को भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमें क्या करना है, इसको आसान तरीके से कैसे निभाना है कि इसके जो पार्ट्स हैं पॉलिटी के, उसको हमें क्या करना है, करंट अफेयर से लिंक करना है। यानी जैसे सपोज करो कि आज प्राइम मिनिस्टर का जैसे मानो मन की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ पॉलिटी। अब हमें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर है पॉलिटी की बुक से उसको हमें कंप्लीट करना है, ताकि क्या हुआ कि आपको अलग से इसका टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ा और करंट के साथ साथ आप अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी क्या किया, कंप्लीट किया। तो इस अप्रोच के साथ हम क्या करेंगे, धीरे धीरे 1 बाय 1 डेली एक टॉपिक लेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे, ताकि डाउट के साथ साथ आपका जो पर्टिकुलर पॉलिटी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चलिए सबसे पहले गवर्नर, देखिए सबसे पहले गवर्नर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टेट में। तो बेसिकली गवर्नर जो है क्या है वो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत, इसके स्टैटिक डेटा, यानी पहले हम क्या करेंगे, 3 तरह के पार्ट, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इसको हमें डिस्क्राइब करना है बाय द 3 पार्ट्स, यानी बेसिकली फ्रॉम द क्लैरिकल लेवल टू द हायर, यानी हमें हर एक क्वेश्चन के आस्पेक्ट को समझना है कि इसका स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है और इसका डायनामिक पार्ट क्या बन सकता है। तो देखिए पहले सबसे पहले स्टैटिक पार्ट को हम थोड़ा बहुत क्लियर करें कि इसका मेन पार्ट क्या है जिसको हमें समझना है। देखिए सबसे पहले गवर्नर का पहला पॉइंट हम समझते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे स्टैटिक क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है ताकि बेसिकली आपके हर एक जो 1 लाइनर क्वेश्चन है आप इजीली इसमें सॉल्व कर सकें। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो पॉलिटी को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जिसमें बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं कि भाई इसको हम करंट से कैसे रिलेट करें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे वेस्ट बंगाल में जो डिस्प्यूट हुआ था विद द गवर्नर और ममता बनर्जी के बीच में, प्लस महाराष्ट्र के अंदर भी ये जो गवर्नर है वो न्यूज़ में रहे थे, दिल्ली में जो है वो एलजी हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं बिकॉज ऑफ द सीएम्स डिस्प्यूट। तो इस तरह से जो गवर्नर है वो कई बार न्यूज़ में रहे हैं, राइट। तो गवर्नर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पॉलिटी के अंदर। और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे आरएस हो चाहे यूपीएससी हो, और स्पेशली यूपीएससी में तो आप देखेंगे हर साल इसका 1 या 2 क्वेश्चन गवर्नर से रिलेशन आता ही है, हर साल आता है, तो यू कांट स्किप। तो जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था कि हम जो है वो सिलेबस पे जो है फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। क्योंकि देखिए अभी अगर स्मार्ट स्टडीज़ में बात करूँ कि अगर आपको स्मार्टली अगर अपने नंबर अचीव करने हैं और अपने को मेहनत भी करनी है, प्लस इसको जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है, तो एटलीस्ट हम पहले उन टॉपिक को क्लियर करें जो करंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, ताकि एग्जामिनर का ध्यान भी उन्हीं में से रहेगा और हम 90% क्वेश्चन को अपने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनका रिवीजन भी कर चुके होंगे। तो बेसिकली उन्हीं टॉपिक को पहले आप तवज्जो दीजिए जो बेसिकली आपके एग्जामिनर जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे मैंने अगर ट्रेंड देखा है, आप भी अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा गवर्नर के 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो क्यों ना पहले ये जो 4 नंबर है उसको हम एक्वायर कर लें, या अगर आपके अगर क्लैरिकल या जो दूसरे एग्जाम्स आते हैं जैसे पटवारी है या फिर जूनियर अकाउंटेंट या दूसरे एग्जाम
तो उसके लिए बेसिकली 1 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, तो क्यों ना पहले वो 2 या 3 नंबर हम पक्के कर लें। तो बेसिकली आपको जीएस के अंदर एक एक नंबर के लिए फाइट करनी पड़ती है। और अगर हम इस वे में चलें कि रोज हमने एक क्वेश्चन, जैसे आज हम गवर्नर कर रहे हैं तो गवर्नर के साथ हमारा एक क्वेश्चन अगर मिनिमम अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो पूछेगा, तो एटलीस्ट हमारे 2 नंबर तो पक्के हो गए। अब हमें 98 के बारे में सोचना है, अब हमें 48 के बारे में सोचना है, यानी जो भी आपका नंबर का पेपर है, चाहे 50 नंबर का पेपर है, चाहे 100 नंबर का, चाहे 150 का, चाहे 200 का, तो एटलीस्ट हम अब कहाँ पे देख रहे हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं तो हम जैसे 200 का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो अब हमारा 1 या 2 क्वेश्चन हो गया। अब हमें किसके बारे में सोचना है? 98 के बारे में। तो अगर ये अप्रोच आप रखोगे और इसको सिलेबस वाइज अगर करने की बजाय हम अगर इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज सॉल्व करें अपने सब्जेक्ट को, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आज चलो आपने ये 1 घंटे का लेक्चर देखा, आपने वीडियो देखा, आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, अब आपके एग्जाम के जो ये 2 नंबर है कहीं नहीं गए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा तो मेरा ये गवर्नर का एक क्वेश्चन तो हमेशा मैं सॉल्व कर लूँगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए, नॉट फॉर द IAS आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें अगर जीएस का पार्ट में पॉलिटी है तो ऑब्वियसली वो पॉलिटी के अंदर एक क्वेश्चन मेरा आज प्रिपेयर हो गया। तो यानी आज हमने जो पढ़ाई में टाइम बिताया उसमें हमने गेन किया। गेन इन सेंस का मतलब कि आज मैंने एग्जाम रिलेटेड कुछ पढ़ा जो डेफिनेटली पेपर में आता ही है। तो वो एक बहुत ही अच्छी वे ऑफ स्टडी रहता है कि जिसमें आप सेलेक्टिव चीज़ें करें, अच्छे से करें, और उसमें कोई ऐसा लूप होल ना छोड़ें जिसमें एग्जामिनर आप पे नंबर काट सके। तो ये अप्रोच के साथ अगर हम पढ़ाई करें या हम सब्जेक्ट को तैयार करें तो इट विल बी मोर बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी गवर्नर की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको मैंने क्यों लिया टॉपिक को? सबसे पहली चीज़ देखिए, पॉलिटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि वो आपसे मुझसे रिलेट करता है, यानी हम सबको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। राइट, स्टेट में है, सेंटर में है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटी के अंदर। और इसीलिए एग्जामिनर भी क्या करता है, गवर्नर में जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इनके क्वेश्चंस वो अपने पेपर में उनको जगह देता ही देता है। देखिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि गवर्नर की पोस्ट को क्या बनाया जाता है, न्यूट्रल पोस्ट माना जाता है स्टेट की, यानी बेसिकली जो किसी भी पक्षपात के बिना अपने कार्य का निर्वहन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, गवर्नर जो है वो बेसिकली जो सीएम है या उसका जो कैबिनेट है उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसको क्लोजली मॉनिटर करता है और एक तरीके से क्या करता है, मॉनिटरिंग पोजिशन के अंदर होता है। जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जैसे ही हमारे गवर्नर क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, किसके, स्टेट के, ताकि कोई भी पावर में कोई गलत काम ना हो, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो असंवैधानिक कार्य है कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर सके, ताकि वो जो लोगों पे है उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े या उसको उनके अधिकारों की हानि ना हो। तो बेसिकली जो हमारे मॉनिटर हैं, जैसे क्लास में हमारा एक मॉनिटर होता है, तो वैसे ही सेंटर में एक मॉनिटर है और वैसे ही स्टेट में एक मॉनिटर है। तो अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये हमारे स्टेट यानी हमारे राज्य सरकारों के क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ को या उनके कार्यों को या उनके लॉ को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं और जनता के हित को ये क्या रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। यानी बेसिकली कि वो ये देखते हैं कि ऐसा कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट पास ना कर दे कि बेसिकली जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या जो हमारे संविधान की रूपरेखा है उसको वो क्या कहीं ना कहीं हानि पहुंचाए। तो बेसिकली इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एग्जामिनर भी, क्योंकि देखो जो जनता के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट रखे यानी जनता का डायरेक्ट ध्यान रखे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्थाएं होती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी संज्ञान लेता है वो आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल था कि भाई दिल्ली में जब प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली को आपने सांस लेने लायक नहीं छोड़ा। तो जैसे ही स्टेटमेंट आया तो सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में उसको जगह दी गई। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके बारे में संज्ञान लेता है, जनता के बारे में। और जनता यानी क्या, पब्लिक। तो जो पब्लिक है वही क्या है, लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र के सबसे बड़े जो है संस्थान है या जो पोजीशन है जो डायरेक्टली लोगों के हितों के बारे में ध्यान रखता है। और इसीलिए जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा या कोई भी एग्जामिनर होगा वो जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी संस्थाओं को अपने पेपर में ज़रूर जगह देगा जीएस के अंदर और उसका करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ 2019 के एग्ज़ाम का, कि यूपीएससी में जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका जिसमें सैलरी के ऊपर यानी गवर्नर की सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी के अंदर। वैसे ही जैसे एक बार जो लोकसभा स्पीकर हैं जैसे उनके निलंबन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनके ऊपर जो एक केस आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो उनके निलंबन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, इनडायरेक्ट फॉर्म में उसके अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन पूछा रिलेट टू दी लोकसभा स्पीकर। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि ये जो संस्था
संस्था है वो डायरेक्टली लोगों से रिलेट करती है, जनता के हित के बारे में सोचती है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर किसी ना किसी फॉर्म में इनको रखता है। तो क्यों ना हम पहले उन संस्थाओं को करें जो आपके एग्जामिनर के फिक्स क्वेश्चन है, जैसे गवर्नर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ। तो बेसिकली दे आर द इंस्टीट्यूशन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पब्लिक, तो वो बेसिकली आपके एग्जाम का मेन पार्ट रहता है। तो इसीलिए गवर्नर को आज मैंने चूज किया, क्योंकि रिसेंट में गवर्नर काफ़ी न्यूज़ में है, और वैसे भी अगर हम अपने किसी भी एग्जाम का अगर हम पैटर्न देखें उसमें गवर्नर को ज़रूर जगह दी जाती है जीएस के अंदर, चाहे वो एक ही क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसको प्रिपेयर करें और हर एक दिन एक एक क्वेश्चन यानी एक एक नंबर हम हमारा एक्वायर करें, जिसके थ्रू हम हमारे सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। यानी पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो करेंगे, फिर बाद में दूसरे जो सेकेंडरी टॉपिक्स है उनको हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम सिलेबस को भी कंप्लीट करें 100%, और जो पहले चीज़ें की है उनसे हम अपने नंबर को एक्वायर करें कि भाई हाँ इसका क्वेश्चन तो सर आता ही है जो हमें कंप्लीट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछेगा। देखिए जैसे पहला पॉइंट है गवर्नर के ऊपर, तो हमने ये समझ लिया कि हम गवर्नर क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए मेरे जो क्लासेस रहेंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगी, यानी कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल वो रिपीट होते हैं अलग अलग फॉर्म के रूप में। तो इसलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को पहले करें। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 6। तो ये आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट हुआ कि भाई ये किस पार्ट में डील करता है, पार्ट 6 में डील करता है, जिसमें हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है, और इसका आर्टिकल कौन कौन से है। दूसरा पॉइंट 153 से 167। तो ये दो पॉइंट आपके क्या हो गए, स्टैटिक पॉइंट हो गए, जहां पे गवर्नर को हमारे संविधान में जगह दी गई है पार्ट 6 में। ठीक है, तो आर्टिकल 153 यानी इसको बोलते हैं अनुच्छेद 153 से 167 इन पार्ट 6 डील विद द स्टेट सच एज। अब इसमें क्या क्या आता है, अब जो डील विद द स्टेट ये जो पॉइंट है ये देखो पार्ट 6 में। अब जैसे एमसीक्यू मुझे अगर बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि पार्ट 6 डील विद पार्ट भाग जो 6 है वो किससे डील करता है, राज्य के। तो उसमें जैसे सपोज करो पहला पॉइंट हमने क्या देखा यहाँ पे, गवर्नर, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये जो 4 पार्ट है वो पार्ट 6 से डील करते हैं। तो इसमें से किसी भी एक पार्ट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे सीएम की जगह क्या लिख देगा, पीएम लिख देगा, या फिर कुछ और यानी यहाँ पे लिख देगा आईएएस यानी सिविल सर्वेंट लिख देगा। तो बेसिकली कोई भी चीज़ चेंज कर सकता है। तो ऑब्वियसली एक एक पॉइंट को समझते जाइए और एक एक पॉइंट को याद रखते जाइए। और दूसरा बात, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इन स्लाइड्स के नोट्स आपको अपने हैंड रिटन लिखना है, ताकि बेसिकली आपको याद रहे कि आपने क्या चीज़ की है। तो बेसिकली पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव है, और इसमें जो आर्टिकल कौन कौन सा है 153 से लेके 167, और इसमें कौन कौन से किस पार्ट में क्या क्या डील होता है, गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट आता है देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस, यहाँ पे वाइस है, वाइस गवर्नर लाइक वाइस प्रेसिडेंट इन स्टेट। तो ये आपका क्या हुआ, अच्छा एमसीक्यू हुआ कि बेसिकली कि जैसे हमारे सेंटर के अंदर एक प्रावधान है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वैसे हमारे गवर्नर और वाइस गवर्नर नहीं होता स्टेट के अंदर, किसी तरह का ऐसा ऑफिस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में हो सकता है कि ट्रू या फॉल्स में लिख दिया कि देयर इज एन ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन अ स्टेट, देयर इज अ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कोई हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है। जो हमारे गवर्नर होते हैं वो हमारे राज्य के क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे प्रेसिडेंट है वो हमारे जो गवर्नमेंट है सेंटर के क्या होते हैं, हेड होते हैं। वैसे ही स्टेट में हेड कौन होते हैं, बेसिकली गवर्नर। जैसे मैंने बोला ना कि मॉनिटर, एक हम सिंपल भाषा में समझें तो मॉनिटर जैसे हमारे क्लास में मॉनिटर होता है, वैसे सेंटर के मॉनिटर कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। क्योंकि देखिए कोई भी बिल होता है, कोई भी वो एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है। एग्जैक्टली सेम हमारे गवर्नर के साथ होता है कि जब स्टेट कोई लॉ पास करती है, स्टेट कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, तो गवर्नर का संज्ञान जरूर लिया जाता है, उस पर गवर्नर का साइन जरूर होता है। तो वो क्या हो गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए एक वर्ड जो है नॉमिनल, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉमिनल वो इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है जनता के द्वारा। यानी बेसिकली जो हमारे सीएम है उसको क्या बोलते हैं, ये डायरेक्टली जो है इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ स्टेट। जैसे हमारे जो पीएम है तो उसको भी क्या बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। और वो हेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। तो सेम सीएम भी क्या है, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। तो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रधान चीज़ कौन है, जनता।
ठीक है ना। तो जो जनता चूज करती है वो सबसे ज्यादा हेड माना जाता है, यानी उसको बेसिकली सारी रियल पावर मिलती है इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली पावर अगर किसी को मिले तो हमारे संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली पावर मिलने से मे भी क्या पता उसका जो है जो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना शुरू कर दे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी मॉनिटर होना चाहिए ना। तो मॉनिटर कौन बनता है? गवर्नर, ताकि वो ऐसा कोई काम ना कर दे जो जनता के विरुद्ध है। तो इसीलिए जो रियल पावर है यानी रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं पीएम को, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम प्रेसिडेंट को। सेम जैसे सीएम है वैसे ही हमारे जो गवर्नर है वो क्या हो गए? नॉमिनल। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक प्रमुख। ये क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है संवैधानिक प्रमुख, यानी बेसिकली एमसीक्यू में भी लिख सकते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन में पॉलिटी में इस तरह से क्वेश्चन वो बना सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अ सेंटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम समझते हैं। इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एन सेंटर, सो द ऑफिस हैज अ ड्यूल ड्यूटी। देखिए बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? डबल ड्यूटी बोलते हैं गवर्नर की, क्योंकि देखिए जो गवर्नर जो बनते हैं वो बेसिकली सेंटर यानी जो हमारे जो सेंटर है उस वो क्या करती है? नॉमिनेट करती है, और जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। तो जो नॉमिनेशन है वो किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में। तो ऑब्वियसली ये जो गवर्नर है वो हमेशा सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता सेंटर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। तो एक तरीके से काम क्या होगा? ऑब्वियसली अगर मुझे कहीं पे कोई अपॉइंट करेगा तो डेफिनेटली मेरा एक संज्ञान उसके तरफ भी रहेगा, और दूसरा मुझे किसके लिए काम करना है? उस स्टेट के एज ए संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी काम करना है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल ड्यूटी बोलते हैं। तो जो गवर्नर है उसकी डबल ड्यूटी होती है। लेकिन हाँ, इसमें ये बात है कि वो नॉमिनेट जरूर सेंटर की तरफ से होता है, लेकिन उसका जो सैलरी है या उसके जो भी अलाउंसेज हैं वो बेसिकली कौन उसको वेरी करता है? स्टेट वेरी करता है, और स्टेट ही उसका भुगतान करता है। ठीक है ना। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अगेन आपका स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो क्लैरिकल या दूसरे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? वो 1956 था। अ सेम पर्सन कैन बी बिकम अ गवर्नर ऑफ मोर देन 2 स्टेट। तो बेसिकली गवर्नर जो है, ये कई बार यूपीएससी के अंदर एमसीक्यू के अंदर लाइनें लिखी हुई है, अ गवर्नर कैन बिकम मोर देन 2 स्टेट। तो यस, इट्स अ ट्रू। तो ये क्या है? ट्रू है। तो बेसिकली क्योंकि ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया है कि कोई भी एक इंसान 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्या बन सकते हैं? गवर्नर बन सकते हैं। अब यूपीएससी या जैसे आरएस जैसे एग्जाम होते हैं, उन्होंने वो पेज क्या घुमाया? अब जैसे ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया, अब देखिए आप एग्जामिनर का सोच देखिए, इस पॉइंट के ऊपर 2019 में क्वेश्चन बनाया है। क्या बनाया कि बेसिकली एमसीक्यू के अंदर लिख दिया कि जो सैलरी है वो कौन वेरी करेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई सेम जो पर्सन है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर बन सकता है, इट्स अ ट्रू। तो वहाँ पे क्वेश्चन में ऐड क्या किया कि सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, उसके ऊपर एक जो है मिक्स एक लाइन उन्होंने ड्रॉ की, यानी उन्होंने एक सेंटेंस बनाया। तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान 2 या 2 से अधिक, बेसिकली जैसे ए है वो बी और सी का क्या है? एक गवर्नर है, तो ऑब्वियसली इसकी जो सैलरी है, वेजेस है, बी और सी दोनों क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है, तो ये इसमें दोनों इक्वली डिवाइड करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अगला पॉइंट है, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ही इज अ नॉमिनी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है। But by the Supreme Court 1979, the office is of the state, not the central government, and not control the central government. Obviously इसमें मैंने आपको बताया कि जो इसका सैलरी है वो कौन वेरी करता है? अपना स्टेट वेरी करता है, और ऑब्वियसली इसको काम किसके लिए करना है? स्टेट के लिए करना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है ना। ये हमारे उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दिया था। ये शुड भी, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी 2 सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है जो हमें नोट करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एमसीक्यू के लिए या क्वेश्चन के लिए, कि उसका एक तो भारत का जो नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा उसकी एज है वो 35 होनी ज़रूरी है। और कई बार देखा और मैक्सिमम देखा गया है कि जो भी गवर्नर होता है वो आउटसाइड ऑफ स्टेट होता है, यानी बेसिकली आउटसाइडर होता है। अब ऐसा क्यों होता है आउटसाइडर? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि देखिए, जैसे सपोज कीजिए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे डीएम का। ठीक है, जैसे सपोज करो कलेक्टर है, तो ऑब्वियसली कलेक्टर का जो होम स्टेट होता है उसमें उसको पूरे लाइफ में 5 साल के लिए ही दिया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जैसे मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ, अगर मुझे बीकानेर में कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी तो डेफिनेटली मेरे जानने पहचानने वाले काफ़ी लोग होंगे, और मैं कहीं ना कहीं फेवरिज्म भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए गवर्नर को हमेशा अदर स्टेट में ही उसको अपॉइंट किया जाता है, यानी अगर वो राजस्थान से आउटसाइडर है तो ही उसको राजस्थान का गवर्नर बनाया जाएगा, ताकि वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो सके, ना तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सके
सके, ना तो पर्सनल इन्फ्लुएंस हो सके, ताकि वो अपने जो भी कार्य हैं उसको आसानी से कर सकें और उसमें कोई तरह का पॉलिटिकल या उसका कोई इमोशनल प्रेशर उसके वर्किंग पे ना हो, ताकि जो भी डिसीजन गवर्नर रहे वो न्यूट्रल रहे। तो बेसिकली गवर्नर को न्यूट्रल रहने के लिए, यानी बेसिकली वो अपने कार्य को बहुत ही बिना किसी प्रेशर से, बिना किसी इन्फ्लुएंस से कर सके, इसलिए ये सोचा जाता है कि वो इट शुड बी आउटसाइडर फ्रॉम द स्टेट। तो एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो कंसल्ट, और दूसरा इसमें एक पॉइंट ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करता है सीएम से फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। एंड सपोज करो किसी का नाम नॉमिनेट किया जाता है, तो जो प्रेसिडेंट हेड ऑल्सो हैज़ अ पावर टू कंसल्ट विद द सीएम, ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। देखिए बेसिकली गवर्नर और सीएम दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ऑब्वियसली सीएम के पास उसका कैबिनेट है, लेकिन ऑब्वियसली उसको गवर्नर का कॉन्फिडेंस जीतना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इट हैज़ अ पावर ऑफ द रिकंसिडरेशन। कोई भी बिल है या मनी बिल है, जो भी उसका फाइनेंस एक्टिविटी है या कोई प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर वो संज्ञान ले सकता है। तो अगर गवर्नर और सीएम के बीच में आपस में तालमेल अच्छा रहेगा तो पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी सहायता मिलेगी, प्लस गवर्नर काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा सीएम को, ताकि सीएम अपने राज्य में काफ़ी अच्छे से काम कर सके और कोई भी तरह का डिस्प्यूट ना हो दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है इट ऑल्सो कंसल्ट विद द सीएम, तो ये एक पॉइंट है, बट हाँ कंपल्सरी नहीं है, इसलिए आगे लिखा है बट बोथ आर वायलेटेड इन सम केसेस, तो ऐसा वायलेशन भी इसका हुआ है, बट यस इट हैज़ अ प्रोविजन, ऐसा प्रोविजन है। तो अगर आपके एमसीक्यू में पॉइंट में ऐसा लिखे यस, तो वहाँ पे ये ट्रू है कि प्रेसिडेंट ऑल्सो कंसल्ट विद द सीएम, क्योंकि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपस में। और चलिए, और इसकी जो पावर है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि कौन कौन सी पावर रहती है इसके पास। एग्जीक्यूटिव पावर रहती है, लेजिस्लेटिव पावर रहती है, फाइनेंशियल पावर रहती है और जुडिशियल पावर रहती है, जिनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नर के जो बेसिकली क्वेश्चन है वो तो या तो पहले अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो इस जो 8 पॉइंट उनसे बनता है, और थोड़ा अगर एमसीक्यू आरएस टाइप के क्वेश्चन अगर बने, आरएस या यूपीएससी टाइप ऑफ यानी एमसीक्यू जिसमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़े या थोड़ा बहुत उसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट करने का उसको मौका चाहिए एग्जामिनर को, तो डेफिनेटली वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, पावर से क्वेश्चन उठाता है। और जनरली देखा गया है कि जो इसके फाइनेंशियल पावर है और जो जुडिशियल पावर, उस पर कई बार क्वेश्चन को देखा गया और रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है इस चीज़ को, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और हाँ लेकिन इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको एक मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जिसको आपको कॉपी में नोट करना है। सेकंड पॉइंट जो है एग्जाम वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा जो है ये जो पावर वाला पॉइंट है 9, जो कई बार पेपर में वन लाइनर में भी पूछा गया है। और तीसरा जो है ये जो 6th पॉइंट है, और सैलरी वाला जो मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली दोनों के बीच में जो शेयरिंग है वो इक्वली होती है, ठीक है। लेकिन जो इसका जो डिसीजन है वो सारा प्रेसिडेंट ऑफिस करता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, यानी गवर्नर के ऊपर हेड कौन है, प्रेसिडेंट, सीएम नहीं है। तो वो उसका जो भी संज्ञान है, कोई भी क्वेश्चन है उसका, कोई भी इशू है, वो सीएम पीएम इसके प्रेसिडेंट ऑफिस से उसका डील होता है, ठीक है ना। चलिए, और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक क्वेश्चन आया था जिसको भी मैं बता देता हूँ कि बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर ट्रू और फॉल्स में, यानी एमसीक्यू ए में ये था कि जो गवर्नर है ड्यूरिंग दिस टेन्योर, यानी अगर वो जैसे अभी उसकी जो टेन्योर है, जैसे इसका 5 साल का टेन्योर होता है वैसे जनरली, यानी जब तक गवर्नमेंट रहती है। लेकिन हाँ ये भी है कि इसको रिमूव भी किया जा सकता है इफ गवर्नमेंट चेंजेस इट्स हैज अ प्रोविजन, लेकिन इसका प्रोविजन का अधिकार किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास रहता है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी, कई सारे गवर्नर को चेंज करवाया गया था, तो इट हैज़ अ प्रोविजन ऑफ 5 ईयर, बट इट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही अधिकार है कुछ केसेस को लेके, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग इस टेन्योर, यानी इसके टेन्योर जब चल रहा है किसी राज्य में, क्या उसकी सैलरी जो है वो कट की जा सकती है क्या, ये एक पॉइंट उसमें ऐड किया गया था, यस और नो इस तरह से, या उसमें लिखा था। तो देयर इज़ अ नो प्रोविजन लाइक दैट, यानी इसके ड्यूरिंग दिस टेन्योर उसकी सैलरी या उसके वेजेस में कोई भी कटौती नहीं कर सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो किससे होती है, प्रेसिडेंट ऑफिस के थ्रू होती है। तो ऑब्वियसली उसके टेन्योर के दौरान उसकी सैलरी कभी भी कट या उसको कम नहीं किया जा सकता बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो उसका रिमूवल है, ऑब्वियसली वो कोई अगर आपराधिक कार्य करता है या फिर उसका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क अगर गवर्नर कर रहा है, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है, या वो खुद से इस्तीफा दे तो वो रिमूवल हो सकता है, और कोई इसका प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। चलिए, अब इसके कुछ शक्तियाँ देख लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, यानी इसके जो जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर, जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले इनको देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके बनते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको पहले से आप इसको याद कीजिए। देखिए क्या क्या है। वित्तीय शक्तियाँ यानी फाइनेंशियल पावर, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक का मतलब होता है मनी बिल,
यानी जो भी पहला पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है आपको। तो राज्यपाल की सिफारिश यानी इसके परमिशन के बिना कोई भी मनी बिल जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात विधानसभा में धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही हो सकती है। तो राज्यपाल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मनी बिल, यानी इसके कंसिडरेशन के बिना वो आपके असेंबली के अंदर पेश नहीं हो सकता। वार्षिक यानी एनुअल बजट, एनुअल बजट जो है राज्यपाल या वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी बजट जो है अनुदान मांग बिना राज्यपाल की अनुमति के प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली जो जो ईयरली बजट है उसमें भी राज्यपाल का हस्तक्षेप रहता है, यानी उसके कंसिडरेशन को बिना वो पेश नहीं हो सकता। यानी वित्त मंत्री को राज्यपाल को वो सारा कुछ बताना पड़ता है। देखिए राज्यपाल जो है वैसे कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है जहाँ तक कि सीएम और उसकी कैबिनेट होती है। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें इसमें नहीं है, कुछ मैं बोल भी रहा हूँ तो उनको भी आप नोट कीजिए। तो बेसिकली क्या होता है कि राज्यपाल जो है मॉनिटर ज़रूर होता है, बट वो हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक सीएम और उसके पास उसकी कैबिनेट होती है। तो सीएम के पास ये नेसेसरी नहीं है कि उसको हर एक चीज़ के लिए गवर्नर से कंसिडरेशन लेनी पड़े। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ पे बताया ना, मनी बिल है या फिर ये वार्षिक जो एनुअल बजट है उसके ऊपर होता है, लेकिन जैसे छोटे मोटे कोई भी लॉ उसको इंप्लीमेंट करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो वो अपने कैबिनेट से कंसल्ट जरूर कर सकता है, लेकिन हर एक चीज़ के लिए वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है जो इसकी शक्तियाँ हैं जिसके लिए उसको कंसिडरेशन सीएम को गवर्नर का करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा, रीज़न क्या है सर, ऐसा क्यों होता है? जब गवर्नर है तो उसको सब चीज़ क्यों नहीं पूछनी चाहिए? अब जैसे सपोज करो अगर हम बात कर रहे हैं यूटी की, तो यूटी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीएम को हर एक, जैसे सीएम जैसे दो ही है, पौंडीचेरी और हमारे अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के, तो बेसिकली उनको हर एक काम के लिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करना पड़ता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास राइट होता है कि बेसिकली अगर उसको कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो कहाँ भेज देता है, प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर उसको कंसिडरेशन के लिए भेज देता है। फिर प्रेसिडेंट ऑफिस से वापस से कंसिडरेशन जो आता है फिर वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, काफ़ी डिले हो जाता है। डिले इन सेंस का मतलब कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हर एक चीज़ क्या बनानी पड़ेगी, एलजी को बतानी पड़ेगी, जिससे बेसिकली वो चीज़ें काफ़ी डिले हो सकती है। लेकिन हाँ, जो स्टेट है, स्टेट के अंदर वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए गवर्नर का जो क्या कर सकता है, कंसिडरेशन कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें बता दिया, जैसे मनी बिल है उसके लिए उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, एनुअल बजट के लिए आपको राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, और राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल इसमें आवश्यकता अनुसार व्यय कर सकता है, और उसके पश्चात राज्य विधानमंडल स्वीकृति ले सकता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वो वित्त आयोग गठन कर सकता है। तो ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट इसके पावर है जिसको आपको याद रखना है। और ये एग्जाम में पूछी जाती है एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर वन लाइनर फॉर्म। मैक्सिमम तो ये जो आरएस हमारे जो एग्जाम होता है या यूपीएससी एग्जाम होता है जिसमें पावर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आता है जुडिशियल पावर, क्या है वो देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे कई बार हम माफ़ी देखते हैं सजाओं में, वो सब देखते हैं, तो वो सब इसी के अंदर आता है। तो देखिए क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हाई कोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, सबसे अपॉइंटमेंट, पदोन्नति राज्यपाल करता है। कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन इसकी अपॉइंटमेंट को लेके, यानी हम जब हाई कोर्ट जो है, ऑब्वियसली ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, संस्था है। और ये हर बार हर दिन हम अगर राज्य का कोई न्यूज़पेपर देखें तो हाई कोर्ट का नाम ना हो ऐसा कोई दिन नहीं निकलता है। हाई कोर्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई पॉइंट हमारे न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर में आता ही रहता है। तो ऑब्वियसली ये, और ये भी क्या है, किसके लिए संज्ञान लेती है, जनता के लिए। तो ये भी डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, पीपल से, यानी लोगों से। तो डेफिनेटली ये जो संस्था है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो हेड यानी जो न्यायाधीश है, ऑब्वियसली उसकी अपॉइंटमेंट या उसका जो प्रमोशन है वो उसका भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो पॉइंट है कि जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति यानी उनका अपॉइंटमेंट और उनके पदोन्नति कौन करता है, गवर्नर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेना, कई बार पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, राज्यपाल यदि समझे तो किसी भी न्यायालय के पास काम अधिक है तो वो आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो कि वर्कलोड ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा उसकी सिफारिशें कर सकता है नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना। ये कई बार आरएस या यूपीएससी एग्जाम के लिए एक अच्छा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। इसको अच्छे से नोट डाउन करना, समझना कि वो किसकी जो सज़ा को क्षमा कर सकता है। देखो
इन एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे, यानी ये का ये पॉइंट लिख के आपको वो नहीं बताएगा, ठीक है ना, कि भाई क्या राज्यपाल ये कर सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा। जैसे उसको हाइपोथेटिकल बनाएगा कि एक अपराधी है जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उसको एक अपराध में उसको सजा हुई है, क्या उसकी सज़ा को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिफारिश क्या वो लगा सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट का जज उसको माफ़ कर सकता है। तो यानी वो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली फॉर्म में इन चीज़ों को घुमाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि राज्यपाल, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है या घटा सकता है, यानी क्षमा यानी उसको कंप्लीटली माफ़ कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है, तथा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है, यानी जैसे स्टे लगा दिया, जैसे अभी हमने देखा था ना, और कई सारे जो केसेस हैं चलते रहते हैं, इस पर स्टे लग जाता है, बार बार रिव्यू पेटिशन डाली जाती है, फिर उसके ऊपर वापस सोचा जाता है या कई समय के लिए उसको रोक दिया जाता है। जैसे राम मंदिर निर्माण था, उसको कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके कई बार इस पर स्टे लगा दिया कि भाई अभी सिचुएशन सही नहीं है, मे बी अगर निर्णय आएगा तो मे बी कुछ बिगड़ सकता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसपे जो उसके जो निर्णय है उसको कई बार स्थगित कर देते हैं, उनको डिले कर सकते हैं, ठीक है, जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसको मिला है, यानी जो लॉ है जो राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने का दंड मिला है, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई लॉ है, उस लॉ के अगेंस्ट किसी पर्सन ने अगर कोई वर्क किया है तो उसको क्या मिला है, उसकी जो सज़ा दी गई है। तो ऐसा कोई अपराधी है उसकी सज़ा को कौन माफ़ कर सकता है, राज्यपाल माफ़ कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन माफ़ कर सकता है, कर तो सकता है, जैसे माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि इसको माफ़ भी कर सकता है, इसको कम भी कर सकता है या इसको कुछ समय के लिए स्थगित यानी इसको डिले भी कर सकता है, तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है, लेकिन किसके, जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध यानी जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है उसके अगेंस्ट को कोई सज़ा मिली है उसको वो कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों में नहीं कर सकता जो संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, संघ का मतलब क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट की कार्यपालिका के अधीन हो। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग भी मुकदमे की सुनवाई के आरंभ से पूर्व, उसके बीच, उसके पश्चात कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त पॉइंट है ये एग्ज़ाम, यानी हमारे ये बेसिकली आरएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। तो देखिए बेसिकली इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना कि वो जो राज्यपाल हैं, हमारे गवर्नर हैं आदरणीय, वो किसको क्षमा कर सकते हैं, पहले तो क्या क्या कर सकते हैं, तो सर वो बेसिकली क्षमा कर सकते हैं यानी माफ़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो ये तीन पावर इनके पास है। लेकिन वो किस इंसान की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, जिसको राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध का दंड मिला हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ऐसे इंसान की सज़ा को विषय में नहीं कर सकता जिसको यानी यूनियन गवर्नमेंट के अधीन हो कोई पर्टिकुलर मैटर, उसके अगेंस्ट वो नहीं निर्णय दे सकता। और राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है, उसके यानी उसके सुनवाई से पहले भी कर सकता है, उसके ड्यूरेशन में भी कर सकता है, और उसको जब सज़ा हो जाए कोर्ट से तो उसके बाद भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा और बनता है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये अच्छा पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके कार्य, गवर्नर पावर्स एंड ड्यूटीज़, जो बेसिकली एक स्टैटिक क्वेश्चन में रहता है। देखिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के, अब इसमें दो जो पावर हैं, जैसे आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव पावर भी होती है इसकी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, एक सेकंड बता देता हूँ आपको। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा है, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर, इनको थोड़ा मैं डिटेलिंग में कराऊंगा और अच्छे से, ठीक है ना, इन माई नेक्स्ट लेक्चर। चलिए अब देखते हैं इसमें ये कौन सा था, हाँ चलिए अब देखते हैं कुछ इसके पावर एंड उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। देखिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, ये चारों मैंने आपको पहले से बता दिया, परंतु राज्यपाल की राष्ट्रपति के समान, देखो राज्यपाल के पास कौन सी जो है पावर नहीं होती। कूटनीति का मतलब होता है डिप्लोमेटिक पावर, और जो आपातकालीन इसको बोलते हैं एमरजेंसी। तो ये दोनों पावर जो है आप हमारे जो बेसिकली गवर्नर होते हैं उनके पास नहीं होती, यानी डिप्लोमेटिक पावर प्लस एमरजेंसी पावर आर नॉट प्रोवाइडेड टू दी
गवर्नर, गवर्नर के पास ये दो पावर नहीं होती, ये सिर्फ किनके पास होती है, राष्ट्रपति जी के पास होती है, ठीक है। और जो आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल की निहित की गई हैं, जिसका वो प्रयोग स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है और अपने अधीन कर्मचारियों द्वारा कराता है। यानी ऑब्वियसली गवर्नर ऑफिस वो जो कोई भी स्टेटमेंट बोले वो जो है इम्प्लीमेंट करवा सकता है। राज्यपाल को ये शक्तियाँ हैं, राज्य के समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। यानी बेसिकली जो भी काम होता है उसमें जैसे कोई भी होता है वो साइन किसका होगा, हमारे गवर्नर का होगा, और उन सभी विषयों का शासन चलाता है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो स्टेट मैटर है उसमें कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट होती है उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद ही वो क्या होता है, राज्य के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है। अब देखिए बेसिकली कई बार हमने देखा है कुछ रिजर्वेशन के मुद्दे हैं, जैसे साउथ में है या अलग अलग स्टेट में है, जो अलग अलग पर्टिकुलर रिजर्वेशन है वो बेसिकली जो स्टेट मैटर के अंदर आता है, तो स्टेट उसके ऊपर लॉ बना सकता है, या स्टेट अपने जैसे पर्टिकुलर उसके जो टैक्स है उससे या रेवेन्यू है उससे रिलेटेड भी कोई लॉ बना सकता है। तो या कोई भी बेसिकली टैक्स जो है अब तो जैसे जीएसटी है वो कॉमन कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली उसकी जो कोई भी पावर है जिसके ऊपर अगर वो लॉ बनाना चाहे अपने स्टेट लोगों के लिए तो वो बना सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी लैंग्वेज को लेके है, कंपलसरी कर दिया मराठी लैंग्वेज को पढ़ाई में, तो वो ऑब्वियसली उसका मैटर है वो कर सकता है, और उस वो किसके अनुरूप होता है, जब राज्यपाल उस पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है। तो उस जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, जैसे हमारे लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल आती है और बिल वो एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। सेम चीज़ हमारे स्टेट के लिए होती है कि स्टेट के अंदर कोई भी बेनिफिट उस स्टेट के लोगों को मिलता है या कोई भी लॉ स्टेट के ऊपर बनाया जाता है या कोई भी चीज़ पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो वो बेसिकली जैसे अपने यहाँ पे भामाशाह कार्ड है या जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो सारे गवर्नर के संज्ञान के बिना नहीं होती, उनके सिग्नेचर, क्योंकि वो हेड है, संवैधानिक हेड है, और वो यही मॉनिटर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ना करे, ठीक है ना। और उसी के सिग्नेचर के अंडर वो सारा काम यानी हम सब के ऊपर क्या होता है वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सेम जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को, और जो कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, वो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, सारा का सारा उसको सजेस्ट करता है, यानी नॉमिनेट करता है, उन्हीं को प्रेसिडेंट क्या करता है, कैबिनेट में नियुक्त करता है। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे असेंबली में होता है कि राज्यपाल जो है वो किसको नियुक्त करता है, हमारे सीएम को नियुक्त करता है, और सीएम जो है वो नॉमिनेट करता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिसको राज्यपाल बाद में क्या करता है, नियुक्त करता है। उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री व महाधिवक्ता राज्यपाल के पद ग्रहण करते हैं। वो राज्य लोक सेवा आयोग, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा जो आरपीएससी है, आरपीएससी के जो अध्यक्ष यानी उसके चेयरमैन है, और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल यानी गवर्नर करता है, किंतु वह अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। रिमूवल का पावर नहीं है राज्यपाल के पास, वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। और आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट को समझ लेना, ये अच्छा पॉइंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा समझ लेना कि देखिए ये जो अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आते ही है ऐसे क्वेश्चन, कि जैसे ये आरपीएससी वाला क्वेश्चन भी आ चुका है पिछले कई एग्जाम से, प्रीलिम्स में। देखिए इसमें क्या है कि जो आरपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है, हमारे राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना, गवर्नर करते हैं। लेकिन इनका रिमूवल जो है वो राज्यपाल नहीं कर सकता। इट कांट बी रिमूव बाय द गवर्नर, इट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ये देखिए, तो ये एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, तो जिसमें वो आपसे ये लिख के देगा कि राज्यपाल जो है यानी गवर्नर जो है वो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त भी कर सकता है और उसको निष्कासित भी कर सकता है। तो निष्कासित वाला पॉइंट सही नहीं है, सिर्फ नियुक्त वाला पॉइंट सही है। तो ये नियुक्त भी कर सकता है, निष्कासित नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी अच्छा, और उसका आर्टिकल कौन सा है, 217। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको नोट कर लेना। कई बार एग्जाम में ये रिपीट होता है, कई बार एग्जाम में इसको अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि स्टेट में जो हमारे जो आरपीएससी या पर्टिकुलर जो भी स्टेट लोक सेवा आयोग होता है वो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है अपनी नियुक्तियों को लेके, उनके एडवर्टीजमेंट को लेके, या बेसिकली उनके जो भी भर्तियों को लेके। तो बेसिकली ये कई बार न्यूज़ में आता रहता है। तो आरपीएससी से या बेसिकली स्टेट यानी राज्य लोक सेवा आयोग के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे जिसको हमने नोट डाउन किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और काफ़ी स्टैटिक पॉइंट है, गवर्नर इज ऑल अबाउट स्टैटिक पॉइंट, तो सिर्फ आपको याद रखना है और कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे
जैसे हमने वो लॉ वाला पॉइंट, जैसे अभी ये जो नियुक्ति वाला पॉइंट था ना, अपॉइंटमेंट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो लॉ वाला पॉइंट था जिसमें बेसिकली किसको वो क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, और उसके ड्यूरेशन है, उससे पहले, उसके मध्य या उसके बाद में। तो जहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड जो उसके लॉ होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता है या उसके अंदर एमसी को चेंज कर सकता है। बाकी तो ऑलमोस्ट सारा क्या है, स्टैटिक है, जो आपको याद रखना है। तो इसीलिए उन चीज़ों को हम आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री के परामर्श यानी उसके सजेशन या उसके नॉमिनेशन के बाद ही वो उनके कैबिनेट को क्या करता है, विस्तार करता है, उनको भी क्या करता है, शपथ दिलवाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मंत्री आगे इसमें है, मंत्री अपने पद पर राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल किसी भी मंत्री को मुख्यमंत्री के परामर्श, अब देखिए यहाँ पे भी वही हो गया, रिमूवल भी किसके हाथ में है, राज्यपाल के, लेकिन किसके कहने पे, सीएम के कहने पे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, सर बार बार अगर सब सीएम ही कर रहा है तो सर राज्यपाल को रखा क्यों है। तो राज्यपाल क्या है, मॉनिटर है किसके ऊपर, सीएम के ऊपर। तो सीएम तो ऑब्वियसली हायर होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ है, यानी वो क्या है, पब्लिक वोटिंग के थ्रू आया है। तो ऑब्वियसली लोकतंत्र में जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, और उसी के पास रियल पावर होती है, और जो अपने कैबिनेट के थ्रू, यानी अपना जो उसका मंत्रिमंडल होता है उसके थ्रू वो डिस्कस करता है। और हाँ, उसमें भी कौन हेड होता है, सीएम हेड होता है। यानी अगर सपोज करो मंत्रिमंडल जो है उसका वो कुछ सजेशन देता है, तो सजेशन वो सुन सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट तो सीएम ही करेगा। अगर इसका मन होगा कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो वो नहीं करेगा, क्यों, उसके पास वो पावर है, बिकॉज ही इज अ सीएम। सेम चीज़ पीएम के अंदर भी होती है कि ही हैज़ अ एक्सट्रीम पावर, जो इंप्लीमेंट कर सकता है या उनको सजेशन को सुन सकता है, उनको रिमूव भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वह शासन कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए तथा उस कार्य को मंत्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है, ठीक है। राज्य के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है। तो नियुक्ति का पॉइंट आ गया, ठीक है। और लोक सेवा आयोग वाला हमने देख लिया, मंत्रिपरिषद पर विपास, जैसे हाँ ये भी है, जैसे राज्यपाल मंत्री के किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए, जैसे कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी, कोई लॉ बनाना है, कोई एक्ट है, कोई बिल है, तो अगर वो राज्यपाल के पास भेजा जाए तो उसके पास ये अधिकार है कि उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वो भेज सकता है, ताकि उसको कुछ पॉइंट पे अगर कोई इश्यू है तो उसको वापस वो भेज सकता है। ही हैज़ अ पावर। और वह प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला था आपको कि इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो जो मुख्यमंत्री है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पीएम जो है, इट इज़ अ कम्युनिकेटर बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। तो सेम चीज़ यहाँ पे सीएम के लिए होगा कि जहाँ पे गवर्नर को अगर कुछ संज्ञान लेना है कि भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या निर्णय लिया या कौन सा लॉ, तो वो गवर्नर किससे पूछेगा, सीएम से पूछेगा। सपोज कीजिए कोई इश्यू है जो स्टेट के अंदर काफ़ी बड़ा चल रहा है, जैसे माइग्रेंट इश्यू है या कोई भी XYZ इश्यू है, तो गवर्नर संज्ञान ले सकता है किससे, सीएम से, कि भाई अभी क्या स्थिति चल रही है लॉ की, या अभी पर्टिकुलर केसेस क्या है, तो वो सीएम से क्या कर सकता है, उसमें जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो सीएम इज अ कम्युनिकेटर ऑफ अ गवर्नमेंट। तो इसलिए वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, तो हेड से ही वो बात करेंगे। राज्यपाल राज्य की विधानसभा के समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर असम है राज्यपाल, ये स्टैटिक पॉइंट है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें राज्यपाल जब यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें नोट डाउन करना है। देखिए इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। राज्यपाल जब यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि राज्य का प्रशासन लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार नहीं चल रहा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सीएम या उसका कैबिनेट ऐसे लॉ पास कर रहा है या ऐसे लॉ क्रिएट कर रहा है या लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी हो गई है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जो हमारे संविधान में जो चीज़ें लिखी है उसके अनुरूप नहीं चल रहा है, उसके विपरीत चल रहा है, तो यहाँ पे राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संकट की घोषणा, यानी उसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी घोषणा करके वो राष्ट्रपति आदेश के अनुसार राज्य को चला सकता है, जिसका आर्टिकल 356 में दिया गया। तो ये कई बार पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई राज्यपाल किस कंडीशन के अंदर सिफारिश करता है किसी भी राज्य की फॉर द प्रेसिडेंट रूल के लिए। तो वो तब होता है जब राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की और संविधान के जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुरूप अगर वो गवर्नमेंट नहीं चल रही है और मनमाने तरीके से वहाँ पे लोगों का या जनता का दमन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को भाप कर वो रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 356, और वहाँ पे फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करवाया जाता है, ठीक है ना। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय, यानी उसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल किन किन को नियुक्त करता है, विश्वविद्यालय के कुल अधिपति को और उप कुलपतियों को नियुक्त करता है, किंतु राज्यपाल बाह्य आक्रमण, ये देखिए आगे ना, एक्सटर्नल
जो फोर्स हैं, ठीक है ना, जैसे युद्ध जैसी स्थिति से हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने वाली ऐसी कोई बाह्य शक्ति प्राप्त नहीं है जैसी राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे मैंने बोला ना आपको ये पीछे वाले स्लाइड के अंदर कि मिलिट्री पावर जो है इनके पास नहीं है। तो उस समय बेसिकली जो ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इस स्लाइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट वाला, जिसको अपने कॉपी में नोट करना है कि वो किन किन की नियुक्ति करता है। जैसे बताया ना अपॉइंटमेंट का वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो राज्यपाल वो किस स्थिति में क्या करता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यू में, आरएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लास्ट के 2 पॉइंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी रोल क्या है। देखिए भारतीय संविधान निर्माता केंद्र के समान जो राज्य में, जैसे इसका रोल, जैसे बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉनिटरिंग का जो रोल होता है, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार जो है वो आसानी से जनता के लिए, जनता के भलाई में, उनके वेलफेयर के लिए काम करती रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो यही चेक करता रहता है या वही चेक करते हैं कि बेसिकली राज्य सरकार कहीं अपने पद से ना भटके, और उनके ऊपर भी, राज्य सरकार को भी ये लगे, यानी सीएम या उसके कैबिनेट को, वी हैव सम मॉनिटरिंग, यानी हम पे कोई मॉनिटर हो रहा है ताकि हम हमारे कार्यों से विहीन ना हो ड्यू टू द पावर। तो पावर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पर भी विचलित कर सकती है। तो डेफिनेटली उसको ध्यान में रखते हुए एक मॉनिटरिंग व्यवस्था की गई है, और जो हमारे संविधान में हर जगह पे है। आप हर जगह देखिए, हर जगह पे एक मॉनिटर रखा हुआ है। जैसे हर एक डिपार्टमेंट में मॉनिटर है, यानी छोटे से लेके बड़े तक हर एक को एक मॉनिटरिंग सिस्टम में रखा गया है, ताकि हर एक बंदा अपने कार्य को एक लाइन के अनुसार, एक लॉ के अनुसार करे और जनता के भलाई के लिए इम्प्लीमेंट करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लोकतंत्र के अंदर, यानी हमारे जो डेमोक्रेसी, उसमें ये डेमोक्रेसी तभी अच्छे से चल सकती है जब मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छे से हो। यानी बेसिकली हर एक बंदे का जो वर्क है एक अच्छे से दूसरा मॉनिटर करे, ताकि वो, और उसको भी पता रहे कि मेरे ऊपर कोई मॉनिटरिंग है, ताकि वो अपने जो नियम उसके लिए बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करे, ठीक है ना। तो उसकी कुछ भूमिका है वो उसमें दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा पॉइंट है ये भी सारे इसमें। जैसे दोहरी भूमिका मैंने आपको बताया था, जो डबल ड्यूटी है वो है इसके अंदर, और मेन इसका वर्क यही है कि वह राज्य की जो एकता व अखंडता है वो बनाए रखे, यानी उसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। राज्यपाल जहाँ एक और राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, वहीं दूसरी और केंद्र का प्रतिनिधि, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग विशेष परिस्थिति में कर सकता है, ठीक है। व्यवहारिक राजनीति, ठीक है, यानी बेसिकली ये चीज़ है। और हाँ एक चीज़ ये भी है, गवर्नर जो है इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ असेंबली, यानी वो कोई भी उसका विधानसभा का जहाँ पे वो है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी लाभ के पद पे भी काम नहीं होना चाहिए उसका, जब उसको अपॉइंट किया जाए। फिर इसको निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली ये सारी चीज़ में लिखी हुई है, लेकिन एक समझाने के तरीके समझा देता हूँ कि बेसिकली इसको, जैसे क्वेश्चन आता है कई बार कि सर इसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्शन क्यों नहीं करवाया जाता। देखिए अगर इलेक्शन करवाया जाएगा तो सबसे पहले इलेक्शन में हमें पता है कि हमने हमारे राज्य सरकार ने असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है इलेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ड्यूटीज़ लगती है, काफ़ी मैन पावर को खर्च करना पड़ता है। तो बेसिकली ये सारे खर्चे को बचाने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या है, मॉनिटरिंग करना है। क्योंकि अगर सीएम अगर लोगों के द्वारा निर्वाचित है, तो अगर गवर्नर भी होगा तो ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर क्या होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या पावर डिस्प्यूट जो है बहुत बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली वो किसी भी राज्य के लिए सही नहीं है। तो एक इसीलिए इसको क्या गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो सीएम है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय दी गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली इन दोनों को साथ में तालमेल बन के काम करना पड़ता है, ताकि कोई गलत काम ना हो जनता के विरुद्ध, ठीक है ना। तो भारत संविधान द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने की कुछ प्रावधान किया गया है, देख लेते हैं क्या है। संविधान द्वारा राज्यपाल के नियुक्त करने की पद्धति के कुछ कारण ये थे। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन साधारण निर्वाचन के समक्ष नेतृत्व की कठिन समस्या उत्पन्न कर देगा, जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दोनों ही अगर आपके इलेक्टेड पर्सन होंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जनता के। और जनता का अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक सबसे पहला कारण ये था। ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर जो मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं उसमें इस तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई वाई जो गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ऑलवेज इज नॉमिनल बट ही हैज़ अ पावर। तो इस तरह के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर एग्जामिनर बनाता है मेंस के लिए। तो ये मेंस के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको समझ सकते हैं हम लोग।
राज्यों हेतु स्वीकृति संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था पूर्णतः असंगत सिद्ध होती है, क्योंकि निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष, यानी ऑब्वियसली वो मैंने क्या बोला था, डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता द्वारा निर्वाचित होगा और उसका भी यानी अब देखिए यहाँ पे इसका भी एक प्रतिनिधित्व बन गया सीएम, और अगर ये भी अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ये मंत्रिमंडल किसकी सुनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो जाएगी जो बिल्कुल भी सही नहीं होगी उस राज्य के डेवलपमेंट के लिए। देश के विभाजन और उसके कारण में उत्पन्न विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने देश के स्वतंत्र और अखंडता की रक्षा हेतु राज्यों को अपेक्षा संघ को शक्तिशाली बनाने पे विचार किया। यानी ऑब्वियसली जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो जो राज्यों में काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज इन अदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। सो द सेंट्रल इज ऑलवेज वेरी पावरफुल देन द स्टेट। इसको मैं स्टार्टिंग में समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेट, यानी सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट अपन करेंगे, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि हमारे भारत का जो संविधान है वो किस रूपरेखा पर बनाया गया है और उसमें कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली हमारे जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसे अपना नाम क्या है, भारत एंड इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भारत एक है लेकिन हमने इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया है पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे इंडिया तो एक ही है लेकिन जैसे जो अलग अलग राज्य हैं उसको हमने बांटा है, क्यों, ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से चलाया जा सके। लेकिन है हम सब, अब देखिए ये तो क्या हो गया सेंटर और ये क्या बन गए स्टेट। लेकिन अब देखो स्टेट किसके अंदर है, ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए, एक कॉन्सेप्ट आता है ना वो। तो ऑब्वियसली सेंटर क्या हो गया, मोर पावरफुल देन द स्टेट। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन ऑब्वियसली जो सेंटर, जो भी गवर्नमेंट होती है, दे ऑलवेज रिमेन पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट, है ना। ऐसे कई सारे लॉ है जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करें, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कई सारे इश्यूज भी हैं जिनको हम देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर में कि कैसे जो सेंटर है यानी सी इज ग्रेटर देन एस है। तो हमारे संविधान में भी सी को हमेशा ग्रेटर रखा गया है ऐसे, और ये हर गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान रूप में कार्य करता संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जबकि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल संघ के प्रतिनिधि अथवा एजेंट के रूप में कार्य करे। यानी हमारे संविधान में भी ये लिखा है। इन समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गई। देखिए सीधी सी बात है कि भाई नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, यानी ये दोनों क्या है, न्यूट्रल पोस्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है चाहे ये है राष्ट्रपति जी हैं चाहे राज्यपाल जी हैं, इन दोनों को नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नमेंट, यानी कौन, सेंट्रल। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने देखा ना कि सेंट्रल यानी संघीय सरकार को क्या रखा गया है, हायर रखा गया है। तो ऑब्वियसली दे बोथ आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, पोस्ट जो है वो न्यूट्रल है बट दे आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेट होंगे तो उनका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा ही। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया था, डबल एजेंट बोला गया था कि उसको यूनियन का भी काम करना है और अपने स्टेट का भी काम करना है। राज्यपाल की राज्य की राजनीतिक स्थिति की भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष अध्यक्ष को निर्णायक होती है। यदि राज्यपाल को जनता अथवा विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाने की व्यवस्था की जाती तो राज्यपाल उसी राज्य को निवासी होता, और इस बात पर बहुत अधिक आशंका थी कि राज्यपाल स्वयं भी दल बदली, गुटबंदी का शिकार, यानी ऑब्वियसली अगर ये चीज़ होती तो वो वहाँ पर भी क्या करता, पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो जाता, और वो जो न्यूट्रल पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वो निष्पक्ष जो है अपना कार्य कर सके, वो कभी भी इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो जो हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि इट शुड बी फ्रॉम आउटसाइडर, वो इसीलिए था ताकि वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो सके वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स से या लोकल लोगों से, ठीक है ना, इसलिए, और वो अपने काम को आसानी से न्यूट्रल होके कर सके। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके कुछ आयोग हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आते हैं लेकिन काफ़ी सालों से नहीं आ रहे हैं आयोग का। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ आयोग हैं, जैसे 1966 का प्रशासनिक सुधार आयोग है, भगवान सहाय समिति आयोग है, और आपका राजमन्नार समिति है, और सरकार ये सरकारी आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यूपीएससी के अंदर सरकारी आयोग की कमीशन की सिफारिशें एमसीक्यू के फॉर्म में बनती हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, आप देख लीजिएगा। और इसमें बेसिकली सिर्फ स्टैटिक पॉइंट है कि भाई किस किस आयोग ने क्या क्या जो है सजेशन दिए थे। तो इसमें जो ये सरकारी आयोग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके जो क्वेश्चन है आपके आरएस के अंदर या यूपीएससी के अंदर अलग अलग तरीक़ों से पूछे गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा।
ओके, थैंक यू। तो कोई डाउट हो तो आज का लेक्चर आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपके डाउट हैं, आपका सजेशन है पॉलिटी को लेकर, आप मुझे दे सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आज से मैंने शुरुआत की है पॉलिटी की। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि वाई आई चूज़ पॉलिटी इन दिस मैनर, बिकॉज आई वांट टू रिलेट टू दिस करंट। यानी बेसिकली करंट में अगर किसी संस्था या जो पॉलिटी से रिलेट करती है, आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती है, उसको हम पहले पढ़ेंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स के यानी बाकी जो टॉपिक्स है उसके बाद हम करते रहेंगे। देखिए, रीज़न क्या है, क्योंकि पेपर का जो एग्जामिनर है वो भी उन्हीं संस्थाओं को पहले अपने एग्जाम में जगह देता है जो करंट के अंदर काफ़ी न्यूज़ में रहती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे गवर्नर वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर पीएम या उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स या पॉलिसीज़। तो बेसिकली ये जो संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई हो गई, जैसे अभी हाल ही में विश्नोई वाला जो केस चल रहा है जिसके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो ऑब्वियसली सीबीआई क्या एक निष्पक्ष संस्था मानी जाती है हमारे, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन में किसी भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। तो ऑब्वियसली लोगों का देखो भरोसा किस पे है, उन संस्थाओं पे ज़्यादा है जिसके ऊपर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार या उनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में उसका कोई तरह के उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो डेफिनेटली ऐसी कोई संस्था हमारे देश में होती है तो जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दे विल प्रोवाइड अ जस्टिस। तो डेफिनेटली लोग उन संस्थाओं पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या उनके कंसर्न उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो हमारे लिए जो एक न्यूट्रल वे में काम करती हैं, उनको हम पहले तवज्जो दें पढ़ाई में। देखिए, बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम, देखिए आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम इज़ नॉट अबाउट कि आप बेसिकली किसी पैटर्न को फॉलो करिए। 9th 10th 11th 12th नहीं है कि ये चलो ये सिलेबस हो गई, ये यूनिट हो गई, यूनिट से नहीं। यहाँ पे आप उन चीज़ों को फोकस करिए जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जो न्यूज़ में आ रही है, या जो आपसे डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट डालती है, उसका निर्णय, उसकी होना ना होना आपके वजूद को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको टच करता है। कि अगर ये नहीं होता तो आज मैं निष्पक्ष जांच की जो है वो सुनवाई नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्लस गवर्नर है, तो ये ऐसी पोस्ट हैं, सीबीआई ऐसे संस्थाएं हैं, सीबीआई है, जैसे आपका सीआईसी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, दे आर प्रोवाइड देयर बेस्ट एफर्ट फॉर द जस्टिस। तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो हम उन्हीं संस्थाओं को पहले करेंगे, या उन टॉपिक्स को पहले करेंगे पॉलिटी के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज। बिकॉज अगर देखकर चैप्टर वाइज करने जाएंगे ना, तो बेसिकली 45-50 चैप्टर्स या 48 चैप्टर्स के अंदर आ जाते हैं। अब सारों को करना, उसको याद रखना ठीक है, लेकिन रिवीजन तो आप उन्हीं का करेंगे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस साल में जो जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हमारे सामने आई हैं, पहले हम उनको करेंगे। इससे क्या होगा कि आप एक बोरियत नहीं आएगी पढ़ाई के अंदर, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि जिससे आप सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अखबार में भी आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, टीवी में भी वो चल रहा है, तो वो चीज़ आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट डेवलप करेगी। क्यों? क्योंकि अब आप उसका बैकग्राउंड जान चुके हो, अब आप उसका प्रेजेंट जान चुके हो, अब इसका फ्यूचर क्या होने वाला है उसको स्पेक्यूलेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये कब होगा, जब आपको उस पर्टिकुलर संस्था के बारे में, उस पोस्ट के बारे में कुछ नॉलेज होगा, और उन्हीं के ऊपर वो क्या बनाएगा, क्वेश्चंस बनाएगा। तो गलत होने के चांस प्लस कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पॉलिटी की सीरीज अपनी चलेगी। ठीक है, करंट अफेयर के साथ, करंट अफेयर का अलग सेशन रहेगा, पॉलिटी का अलग रहेगा। कुछ लेक्चर मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे साथ रहेंगे, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ मेरे जो स्पेशल क्लास होगी अपने अनअकैडमी के ऊपर, वहाँ पे भी मैं दूंगा, तो वहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप उन चैप्टर्स को देखना। तो दोनों में साइमल्टेनियस चलेगी, तो ताकि आप अपने मैक्सिमम इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेसिकली मेरा इस कोड का यूज़ करना कि जब कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, और 1 ईयर जैसे मैंने आपको बोला था, प्लीज़ गो फॉर इट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स, इकोनॉमी के भी शुरू करूँगा, और करंट अफेयर तो है ही है। तो बेसिकली बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको डिलीवर करूँगा। और एनी सजेशन इफ़ यू वांट टू गिव मी, प्लीज़ आप कमेंट कर देना, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाइव सेशन जब मेरे शुरू होंगे तो उसमें भी अपन लाइव सेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। रजत बोरम, और होप सो आपको मज़ा आया हूँ आज के लेक्चर में। मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ाने में आप सबको। अब बस आप इसका अच्छा रिस्पांस देना, इसको मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके लिए बेनिफिट हो, और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच।